अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने सवात में एक बड़ा जलसा किया और उसमें उन्होंने कहा कि आइन तोड़ने वाले के लिए सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। और उन्होंने कहा कि बस इमरान खान साहब के इशारे की देर है, बस उसके बाद जब हम अगर निकल पड़े तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकेगा। और दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब ने भी आज मरी में बात की और उन्होंने कहा कि भाई आप तो बात पता नहीं किससे करना चाहते हैं और ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। फिर उन्होंने जेल के हवाले से भी बात की कि जी जेल में क्या सहूलियात आपको मिल रही हैं और हम किस तरह जेल में रहे, उस पर भी उन्होंने बात की। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये सवालात उठा दिए कि भाई कौन सी जेल होती है जिसमें प्राइवेट एक्सरसाइज मशीन्स भी दी जाती हैं और इतनी सहूलियात दी जाती हैं। और दूसरी जानिब बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने जो मीडिया से जो गुफ्तगू की, उसके बाद उनका ये कहना था कि भाई ये इनसे तो बातचीत नहीं हो सकती, ये तो इनके पास सिर्फ ताकतवर जो लोग हैं उनसे बातचीत हो सकती है। और दूसरी जानिब वो चाहते हैं कि जी जो ताकतवर, जिनको वो ताकतवर कहते हैं, उनका सियासत में से किरदार ख़त्म हो जाए। तो एक तरफ सियासी कुव्वतों से जो इस वक्त बैठी हुई हैं उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है, दूसरी जानिब आप उनसे बात करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं जिनको आप समझते हैं कि सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, कराची की और ख़ास तौर पर MQM के हवाले से जो स्टेटमेंट्स आ रही थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से, उस पर कल शर्जील इनाम मेमन साहब ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया और उनका ये कहना था कि जनाब आप गलत जो है ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर आप अपने ही अल्फाज वापस ले लेते हैं। और लेकिन हमारा काम ये है कि हम कराची को बेहतर बनाएं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यकीनन है और उसी पर सबसे ज़्यादा फोकस है। और अगर आपको याद हो, अगले रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कराची में जो कि तमाम सिंध के अपने MPs और मिनिस्टर से जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि आपको अब पूरा तवज्जो जो है वो अपने काम की तरफ देनी है, अवाम के मसाइल हल करने की तरफ देनी है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा, बिलावल ने, कि आप ये इमरान फोबिया से निकलें, आपका कोई काम नहीं है, बस आपने बेसिकली तवज्जो देनी है अवाम के मसाइल की। तो इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे नाज़रीन। और प्रोग्राम के आखिर में हम ज़रा थोड़ा सा बजट और ख़ास तौर पर पॉपुलेशन के हवाले से, कि पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसके लिए बजट में क्या इक़दाम करने जा रहे हैं। आपके जो है 26 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ नाकस हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ कम हैं, लेकिन पॉपुलेशन जिसको कहा जाता है कि आप एक सिटिंग टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं, उस तरफ तवज्जो कितनी है हुकूमत की, या अपोजिशन इस तरफ कितनी तवज्जो दिलाएगी। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं शहराम खान तरकई साहब, सीनियर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर नेशनल असम्बली। बहुत बहुत शुक्रिया शहराम तरकई साहब आपके वक्त का। राना एहसान अफजल साहब, सीनियर मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब आपके वक्त का भी। डॉक्टर अरशद वोरा साहब, सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगर इजाज़त दें तो मैं पहले जो है वो आगाज़ करना चाहूँगा कि जो अली अमीन गंडापुर नवाज शरीफ साहब के, हाँ, नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है आज, वो ज़रा सुन लें, फिर उस पर बात करते हैं। डेमोक्रेसी को खुद आपने तबाह बर्बाद किया इस मुल्क के अंदर, आप हमें उसका मुजरिम ठहराते हैं। हम तो आपके घर चल के गए थे, लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ इंतकाम की सियासत करूं। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं कि मैं इंतकामी सियासत करूं। और आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक बड़ी धुआंधार तकरीर की सवात में, वो भी जरा सुन लें क्या फरमा रहे हैं। इंतजार में है कि इमरान खान एक दफा हमें पुकारे कि निकलो। इस दफा जब हम निकलेंगे तो खुदा की कसम दास्तान भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में, और निकलेंगे तो फिर तुम लोगों को पता जाएगा अलग। अब ये एक बात है कि एक माहौल पहले बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात की तरफ चलें, मुफाहमत की तरफ चलें, टेबल के ऊपर बैठकर बात करें।
पार्लियामेंट के अंदर बात करें, लेकिन ये एक ललकार का इंतजार कर रहे हैं। और फिर केपी के जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो भी सुन लें वो क्या फरमा रहे हैं। चलें वो हम आगे चल के आपको सुनवा देते हैं। शहराम तरकई साहब, अब मियां नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि भाई हमारा तो ये तर्ज सियासत ही नहीं है इंतकाम वाला, और वो कहते हैं 1 या 2 3 AC लगवा लें और आप मतलब, और हम तो खुद उनके आपके पास चलकर गए थे, लेकिन आपकी जो सियासत है वो बड़ी प्राउड सियासत है, मतलब आप तो बात ही नहीं करते किसी से। देखिए नवाज शरीफ साहब पार्टी को हेड कर रहे हैं और 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के रह चुके हैं। आज भी उनका भाई वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी वज़ीर आला है पंजाब की, उन्हीं की बेटी ने, उसी की हुकूमत की काबीना ने पिछले दिनों इमरान ख़ान के ऊपर उसकी काबीना ने और केसेस बनाए और तहरीक इंसाफ के और लोगों पे, ताकि इमरान ख़ान जेल से बाहर ना आ सके। तो जो वो बात कर रहे हैं आज भी इमरान ख़ान के जो इमरान ख़ान ख़ुद जेल में है, जो हर केस साबित होता है वो बेगुनाह होते हैं, और ये कह रहे कि हम इंतकाम की सियासत नहीं करते। हमारी सनम जावेद उस दिन रिहा हुई, उसको दोबारा किसी और केस में अंदर कर दिया। एक ख़ातून वज़ीर आला और उसकी काबीना में और ख़वातीन मिनिस्टर्स किसी और पॉलिटिकल पार्टी की ख़वातीन को वो जेल से एक केस में निकलती हैं, दूसरी केस में अंदर करते हैं, तीसरी केस में अंदर कर देते हैं। तो बड़ापन किधर है? वो जो आप कहते हैं उसको अमलन दिखाना चाहिए। आप सबसे पहले अपनी बेटी के साथ बैठें, अपने बेटे के साथ बैठें, जो फॉर्म 47 की हुकूमत दोनों ने बनाई हुई है, उनको आप ये कहें कि जी जो आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यास्मीन राशिद साहिबा जिनका कैंसर है और बीमार हैं, महमूदुर रशीद साहब जो उम्र के उस स्टेज पे हैं, वो हैं, बाकी हैं, उनको रिहा करें ना। बड़ापन दिखाएं। रिहा वो कैसे कर सकते हैं तरक्की साहब, मुझे बताएं ना। नहीं देखिए, मामला तो अदालत में है ना, अदालतें ही अभी इमरान खान साहब का आपने कहा अदालतें फैसला दे रही हैं ना, तो गवर्नमेंट साइफर में अदालत ने उनको बरी किया। हुकूमत ने जाली केसेस बनाए ना जी, हुकूमत ने, और जिसमें एक केस में रिहा होती हैं, दूसरे में बंद कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं जी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको AC हो या ना हो। इन्हीं की पार्टी के दूसरे सीनियर रहनुमा वो TV पे बैठ के कहते हैं कि जी उनको तो 5 स्टार होटल की तरह कमरे मिले हैं, उनको तो ये चीज़ मिली है, उनको तो वो चीज़ मिली है। इन्हीं की हुकूमत ने जो कमरों की जो तस्वीर रिसेंटली अभी रिलीज़ की है, खान साहब ख़ुद कह रहे हैं मुझे डेथ सेल में रखा गया है। फ़र्क इनमें और हमारे केसेस में यह है कि आप कहते हैं कि 9 में हुआ है, ठीक है जी, हम कहते हैं कि बिल्कुल 9 में हुआ है, उसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन आप जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, आप पता करवाएं कि जो ठीक है जो गलत है, जिसने किया है उसको ये बिल्कुल सही है। जुडिशियल इंक्वायरी की आपकी डिमांड भी सही है। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जमहूरियत को आप लोग डीरेल कर रहे हैं, जब वो बात करना चाहते हैं तो आप लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो कहीं और बात करेंगे। बात कैसे करेंगे? आपने 18 या 22 सीटें जीती हैं वफाक में, आपने फैसला भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स करने क्या वो तो आप कैसे करेंगे? ओपन एंड शट केस है जी हैदर साहब, उसमें तो कोई, इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं, 3 सीटों पे हाई कोर्ट उनसे फॉर्म 45 मांग रही। इनको तीनों कैंडिडेट के पास फॉर्म 45 नहीं, बाकी सारे कैंडिडेट्स के पास है। आप जीत के आए हैं तो फॉर्म 45 रखे ना सामने। इलेक्शन कमीशन के पास गया है, इलेक्शन कमीशन उस जजमेंट को नहीं माने। हमें इस जुडिशियल जो कमीशन और हुकूमत की नीयत को देखें, ट्राइब्यूनल पे एतमाद नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल पे एतमाद नहीं है। नहीं, ये जो तीनों जो इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो गए हैं ना, वो कहते हैं हमें इस जज पे अजीब बात, हाई कोर्ट के बाकी केसेस, तो इलेक्शन कमीशन के पास तो फॉर्म 45 की कॉपीज पड़ी होंगी, तो रखे ना, तो रखे ना, वो रखे। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, नवाज शरीफ का भाई है, बैठा हुआ है हुकूमत में, उन्होंने उस दिन के ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें सिटिंग जजेस के अलावा रिटायर्ड, अब मतलब वो फैसले ऐसे कर रहे हैं, खौफ में मुब्तला है। एक तो उनको पता है कि ये चोरी के मैंडेट से आए हैं, इनका कोई लेना देना इस हुकूमत से नहीं है। जो 22 या 18 या 22 जो इसके बीच में सीटें हैं, इस तरह मरियम ने कोई मेरे ख्याल से 30-32 सीटें वफाक में इन्होंने ली हैं, और उस पर सारा दिन हुकूमत उन्होंने बना ली है, बैठ गए हैं पंजाब में और पंजाब में। ठीक, तो मतलब बातचीत आप कह रहे हैं कि इनसे नहीं होगी जब तक मैंडेट वापस नहीं मिलेगा। मैं 2 बातें कर लूं, देखें क्विकली, ताकि फिर मैं अगले जरा गेस्ट को बिल्कुल मैंडेट की बात करते हैं।
किधर है मैंडेट, वापस करें ना, मतलब बड़ापन दिखाएं ना। आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, आप पे केसेस बने हैं, आप 3 दफ़ा उतरे हैं कुर्सी से, कुछ तो आपने इन 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने में इतने मुश्किलात में से, बंदे को जब मुश्किलात से निकलता है वो सीखता है। दूसरी बात, आज भी पंजाब में आप तहरीक इंसाफ एक जलसा नहीं कर सकती, इनका बड़ापन है, दिखाएं पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएं। हम इनको कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जहां पे जलसा करना चाहे हम उनको सपोर्ट करेंगे, जाएं जलसा करें। ये नाम इस्लामाबाद में जलसा करने दे रहे हैं, नहीं हमें पंजाब में जलसा कर, हमारे लोगों पे केसेस बना रहे हैं रोजाना, हमारे वर्कर्स पे पुलिस की, तो कैसे बात होगी? राना एहसान अफजल साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, वो कहते हैं कि भाई हमें तो इससे कंसर्न नहीं है कि आपको 1 AC या 2 AC मेरी और वो इंतकामी सियासत में बिलीफ नहीं रखते। शहराम तरक्की साहब कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो हौसला ही नहीं करते हैं कि आप पंजाब में जलसे की इजाजत दे दें, और फिर वो कहते हैं कि जी नाजायज केसेस पर केसेस बनाए जाते हैं, एक में इनके वर्कर बरी होते हैं, दूसरे केस में अंदर कर लेते हैं। तो माहौल अगर बनाना है कि इनको आपने साथ बिठाना है तो शायद कुछ थोड़ा सा हुकूमत को भी एक कदम आगे आना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि जी ये इस किस्म की इंतकामी सियासत आप लोग नहीं कर रहे। चोरी का मैंडेट तो 2018 में था, जब प्लान PTI को तकमील उसकी मुकम्मल हुई और उनको लॉन्च किया गया, तो तब इन्होंने जब जमहूरियत का इजहार किया, जब हम कहते थे कि ये सिलेक्टेड है और जाली मैंडेट है इनका, तो हमने कहा कि आए मिसाके मईशत पे बात करें। ये तब बात नहीं करना चाहते थे क्योंकि तब इनको इक़्तिदार की हवस के अंदर ये अंधे हुए थे, और उस वक्त इनकी ये अप्रोच थी कि नैब के काले कानून के तहत एक एक को अंदर करो। किसी को 90 दिन की जो रिमांड होती थी उस वक्त काले कानून के तहत, तो उसको 2-2 साल बगैर रेफरेंस दायर किए ये अंदर करते थे, केस तो कोई होता नहीं था। तो बिल्कुल वो सुनहरी जो दौर था जमहूरियत का, जहां ऑपोजिशन को कुचला और पिसला जा रहा था, वो ये भूल चुके हैं, इनको डेमेंशिया हो गया है कि ऐसा भी कोई वक्त था पाकिस्तान की तारीख में जब एक एक ऑपोजिशन लीडर को चुन चुन के जो है उसको टारगेट किया गया, और जमहूरी रवायात जो ये इन्होंने उस वक्त कायम की, इनकी तो इतनी जमहूरी रवायात थी कि ये अपने जो कोलिशन पार्टनर्स थे उनको मुंह नहीं लगाते थे, उनको भी टेलीफोन कॉल्स करवाते थे कि कल बिल है उस पर आपने वोट डालना है और नहीं डालेंगे तो फिर देखी जाएगी। तो ये इनकी तारीख है। आज ये बड़ा लेक्चर दे रहे हैं कि मामलात ऐसे हैं, देखें ये मुलव्वस हैं बहुत सारी चीज़ों में, और उसके अंदर अगर कोई सियासी इंतशार और नफरत की सियासत और पोलराइजेशन की सियासत है तो उसका ताज खान साहब को और PTI की जमात को ज़रूर जाता है। सबसे बड़ा इशू इनको अब क्या है, इनको जो बुखार है या इनको जो तसल्ली नहीं हो रही वो ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ गई है इस मुल्क के अंदर। जो पिछला मई का महीना है 28-29% ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट 500 से 600 मिलियन डॉलर बढ़ चुकी है। महंगाई जो है ये जो माशी गंद इन्होंने 3.5 साल में इस मुल्क को धकेला था एक माशी दलदल में, उससे मुल्क बाहर निकल चुका है और 11.8% पे इन्फ्लेशन आ गई है। 38% जो उसकी एक इंतहा पे वो पहुंची, वो 11.8% पे आ गई है। आज जो ये दिवालिया कहते थे होने जा रहा है मुल्क, और इनकी ख्वाहिश थी और उसके लिए इन्होंने कोशिश भी बथेरी की कि IMF को खत लिखे, वहां धरने दिए, GSP प्लस को सैबोटाज करने की कोशिश की। वो IMF का मुआहदा भी होने जा रहा है और स्टेट बैंक और जो कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स है वो 15.5 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं, और इसी तरीके से जो रुपया है वो भी स्टेबलाइज हो गया है और उसके अंदर कोई हिलजुल नहीं है। तो डेफिनेटली अब इस माहौल के अंदर ये कैसे जो है गंडापुर साहब तसल्ली से बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। वो तो चाहेंगे कि मुल्क के अंदर इंतशार फैले, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, खान साहब को भी इररिलेवेंट हो रहे हैं ना जी। तो ये जो एक काविश, और इनके जो सपोर्टर्स हैं चाहे वो किसी यानी कि एक ऐसी इंस्टेबिलिटी की हवा ये फैलाना चाहते हैं, और उसके अंदर मैं ये भी कहूंगा कि कोर्ट्स का भी रोल है कि जी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये आने देना नहीं चाहते, इनका एजेंडा है, ये इनका एजेंडा है कि इस मुल्क के अंदर हमने सरमायाकारी नहीं आने देनी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अगर कहता है कि 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी होनी है, तो ये कैसे हो सकता है इस मुल्क के अंदर? अगर CPEC का प्रोजेक्ट हमने फेज 2 तबाह कर दिया, उसको राना एहसान अफजल साहब उसी टोन में IMF भी आपको कह रहा है कि जनाब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए।
आपके दोस्त मुबालिक भी यही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, और वो अगर नहीं आएगी तो यकीनन फिर आपको बता दिया मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जरा मुश्किल है। लेकिन बात जो हो रही थी वो ये थी कि एक माहौल बनाया जाता है ना। चलें वो नहीं बना रहे, आप ही बना के देखें वो माहौल। मैंने आपको जमीर साहब माहौल बता दिया था ना जब हम ऑपोजिशन में थे और हम कहते थे कि इनका चोरी का मैंडेट है, ये प्रोजेक्ट पीटीआई लॉन्च किया गया, इस मुल्क के खिलाफ साजिश हुई, तो हम कहते थे कि असेंबली के अंदर आओ मिसाके मईशत पे बात करो, हम कहते थे ना। आज ये हमारे पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं, इनका मौकफ है कि फॉर्म 45, 47 फलाना ढमकाना, इनका मौकफ है। वो मौकफ जब तक किसी कोर्ट या इलेक्शन ट्रिब्यूनल से उस पर तस्दीक नहीं होगी वो इनका मौकफ रहेगा, लेकिन इनका मौकफ है। लेकिन आज खान साहब क्या कह रहे हैं कि मैं तो इनसे बात ही नहीं करूंगा, मैं तो, और आज हम फिर भी तैयार हैं बात करने के लिए। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हुआ? कॉमन फैक्टर ये हुआ कि पीटीआई नहीं बात करेगा, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी। ये चाहते इनका एजेंडे में है ही नहीं कि हम। मैं अरशद वोरा साहब की तरफ जरा जाना चाहूंगा। सीधी सी बात अरशद जी जी सही अरशद वोरा साहब, आप लोगों ने कुछ थोड़ा सा मतलब जो सिंध में हुकूमत है उसके साथ भी थोड़े से सींग फंसाए हुए हैं। दूसरी जानिब आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, कैबिनेट में आप लोग मौजूद हैं, तो आप लोगों की क्या एफर्ट है कि जो अपोजिशन है इस वक्त, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर सुन्नी इत्तेहाद की शक्ल में है और पार्लियामेंट से बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दीगर जमातें भी इनके साथ मिल रही हैं, तो आप कोई रोल नहीं अदा कर सकते कि आप प्राइम मिनिस्टर को बोलें, अपने हुकूमती जो आपके इत्तेहादी हैं उनको बोलें कि जी चलें ज़रा मतलब मामला बेहतरी की तरफ लेकर चलें? देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और हम तो खुद चाहते हैं, और कई ओकेजन्स पे ये बात हुई है, सीनियर लीडरशिप में ये बात हुई है कि पॉलिटिकल हार्मनी की ज़रूरत है। जो इस वक्त मुल्क जिन मसाइल से दो चार है, जैसा अभी आपने खुद कहा कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तमाम पार्टियों को जो है एक पेज पर आना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पीटीआई एडमेंट हुई है कि वो कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल पार्टियों से बात नहीं करनी है, हमने आर्मी चीफ से बात करनी है, तो फिर आप मिसाक जमहूरियत को या तो फिर रिविजिट करें, मिसाक जमहूरियत में आके साथ बैठें, उस मिसाक जमहूरियत को उसके इक्विवेलेंट लेकर चल के मिसाक मईशत पे बात करें। अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सिंसियरली अगर जो है पॉलिटिकल हार्मनी की तरफ चली जाएं तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, और इस वक्त इसमें सबसे अहम रोल जो है पीटीआई का है, क्योंकि पीटीआई को देखें ओपनली ऑन द फ्लोर भी जो है असेंबली फ्लोर भी उनको दावत दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइम मिनिस्टर ने कई ओकेजन्स पे ये बात की है मीडिया पे कि भाई हम चाहते हैं कि आप बातचीत करें, बातचीत के जरिए हम चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहते हैं। अब अगर यही बात के चोरी का मैंडेट, तो 2018 भी सबको पता है कि क्या था, 2018 में किस तरह आरटीएस बैठा था, और 2018 में ख़ास तौर पर कराची का मैंडेट तो 100% ही ले लिया गया था, तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। और फिर जो इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी शुरू हुई है वो भी अगर आप देखें तो 2019 से जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी शुरू हुई है, जो कर्जे लिए गए वो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इतने कर्जे किसी ने नहीं लिए थे जितने ही वो 3 सालों में कर्जे लिए गए। तो ये तमाम चीज़ें रिलेट करती हैं, हमें सबको साथ बैठना होगा। जब हम साथ बैठे हुए होंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ हार्मोनाइज्ड हो जाएंगी पॉलिटिकली, तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और इस वक्त पीटीआई के ऊपर बहुत अहम जिम्मेदारी है। देखें जिस तरह की बयानबाजी ख़ास तौर पर केपीके में चल रही है, क्या ये सूट करती है? क्या ये इंटरनेशनली ये मैसेजेस सही जा रहे हैं? इस वक्त जो है हम सीपैक को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। सीपैक एक बहुत इंपॉर्टेंट मंसूबा है, उससे बहुत पाकिस्तान को एडवांटेजेस मिले हैं और उसके आगे चलकर बहुत सारे फ़वाइद हैं। आप जो CIS स्टेट्स तक की बात कर रहे थे, आप टर्की तक के रोड मैप की बात कर रहे थे, तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह इसकी इम्पोर्टेंस हैं। हमें ये देखना होगा कि हमें अपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी देखनी होगी। सही। आज देखें इंडिया में वो मोदी जो है एंटी पाकिस्तान चलते चले आ रहे हैं, उनको एक तीसरा टर्म मिल गया।
अब वो जो है हमारे लिए ये सारे चैलेंजेस आगे सामने हैं। हम देखें इकोनॉमिकली मैं समझता हूँ कि हम स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन हम पॉलिटिकली स्टेबल हो गए, जिस दिन हमारी तमाम सियासी जमातें एक पेज पर खड़ी हो गई, एक पेज पर आकर उन्होंने मीसाक जमहूरियत का मुआहदा कर लिया, मीसाक जमहूरियत में अगर कहीं लूप होल्स हैं उसको करेक्ट करें, सब मिलकर बैठे, तभी ये चीजें हो सकती हैं, अदरवाइज चीजें मुश्किल होती चली बिल्कुल जाएंगी। सही फरमाया अरशद वोरा साहब। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो कि एक दूसरे के आर्च राइवल्स थे, वो जब मिसाके जमहूरियत कर सकते हैं तो चलें, कम से कम मिसाके जमहूरियत नहीं तो कम से कम बैठकर एक कॉमन एजेंडे पर बैठकर बात करनी चाहिए। और थोड़ी सी आइस मेल्टिंग हुई, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा पार्लियामेंट में कि बाकायदा बातचीत करने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जी कमेटियों के लिए बैठ के मुशावरत की जाए, तो बाकी दीगर मामला भी मुशावरत के जरिए तय किए जा सकते हैं। आपने KP के हवाले से भी बात की अरशद वोरा साहब के किस किस्म की आवाज़ें वहाँ से आ रही हैं वो भी मुनासिब नहीं है। तो अभी ब्रेक के बाद मैं आपको सुनवाऊंगा। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कुछ शायद थोड़ा सा जवाब दिया है अली अमीन गंडापुर साहब को, वो भी आपको सुनवाएंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शहराम तारकई साहब, अब अली अमीन गंडापुर साहब की आपने बात सुन ली कि जी तो ये इस किस्म की कोई तैयारी हो रही है और इस किस्म की कोई प्लानिंग हो रही है डियाला जेल के अंदर से कि जी आप लोगों को बताया जाएगा और बस फिर दमादम मस्क के अंदर बाहर ही निकलना है? देखिए, तहरीक इंसाफ का दिल इस वक्त अडियाला जेल में है, वो है इमरान खान, और बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। और ये एक रियलिटी है, 8 फरवरी को साबित हुआ कि इन्होंने हमसे निशान लिया, हमसे पार्टी बैन की, हमें कैंपेन नहीं करने दिया गया, और फिर भी हम इनको शिकस्त दे के आए हैं यहाँ पे। मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, MQM, जितनी भी हुकूमत की पार्टियाँ हैं, ये माने या ना माने, कौम इसको मानती है, पूरी दुनिया इसको मानती है। ठीक है जी। अब जब खान साहब कहेंगे कि आप निकलें, तहरीक इंसाफ निकलेगी, ये कौम निकलेगी। उसके लिए ऑलरेडी अलायंस बन गया है, तहरीक चल रही है। और निकलने की वजह क्या है? खान साहब ने क्लियर किया है उस दिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो नैब की केस चल रहा है, उन्होंने कहा जो नैब की तरामीम है उसमें मुझे तो फ़ायदा है लेकिन कौम को नुकसान है। सो लिहाजा मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि ये जो तरामीम है ये मेरे फ़ायदे के लिए, कौम के फ़ायदे के लिए होनी चाहिए, इंडिविजुअल्स के फ़ायदे के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो, और ये तब खड़ा होगा जब आवाम की हुक्मरानी होगी, आवाम के मैंडेट से लोग असम्बलियों में आएंगे, एक मुंतखब हुकूमत होगी, वो मुंतखब हुकूमत लोगों की बेहतरी के लिए फ़ैसले करेगी। दूसरी बात यह कि गलत को गलत और ठीक को ठीक कहने की हिम्मत लोगों में होगी, अदालतें फ़ैसला करेंगी ठीक को ठीक के लिए और गलत को गलत के लिए। अगर किसी कौम को आपने खड़ा करना है, वो 2 चीज़ों से खड़ी होगी, एक रूल ऑफ लॉ के लिए और दूसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान वो तहरीक है, वो तहरीक है। दूसरी बात यह है कि जिस दिन मौलाना साहब आएंगे, मौलाना फजल रहमान, देखिए डिपेंड करता है, आई कांट से एनीथिंग फॉर मौलाना साहब, लेकिन वो आ सकते हैं क्योंकि हमारी कैसे साहब तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, बिल्कुल वो बात कर रहे हैं। देखें, हम कॉज के लिए लड़ रहे हैं ना, अगर एक कॉज पे हमारे कॉज है और उस कॉज के लिए रूल ऑफ लॉ के लिए हम एजेंडे पे हम इकट्ठे होते हैं एक पॉइंट पे और हम मिलकर तहरीक चलाएंगे, क्योंकि अब तहरीक या जो भी है डिपेंड करता है। देखें, मज़ाहमत की सियासत एक का सिंबल कंटेनर बन गया। नहीं, ये मज़ाहमत की सियासत की तो बात नहीं है, उसूलों की बात है। जब ये हुकूमत में बैठे हैं, अब ये कहते हैं कि जी हम तो हुकूमत में बैठ गए हैं, चलें जरा फैसल करीम कुंडी ने जो बात की वो भी जरा सुन लें ताकि फिर उसका भी जवाब दे दें। सुनवाइए जी, फैसल करीम कुंडी साहब क्या फरमा रहे हैं। मीडिया पे उनको चैलेंज करता हूँ कि किसी भी जो भी चैनल उनको पसंद है पाकिस्तान में, उस चैनल पे मेरे साथ आए, मनाजरा करें, मजमून ये खुद चुने कौन से मजमून पे उसने जो है मेरे साथ खैर पे मनाजरा करना है। मैं चैलेंज करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे वो हाईवे पे दौड़ रहे थे, मनाजरे से भी दौड़ेंगे। आज मैं दावा देता हूँ कि आए, इकट्ठे बैठे, सूबे की तरक्की के लिए हम बैठे। मैं उस दिन के इंतजार में हूँ जब मेरे प्यारे वजीर आला मौलाना फजल रहमान के साथ एक स्टेज पे होंगे और वो आप लोगों को वेव कर रहे होंगे कि हम इकट्ठे हैं और जलसे से खिताब कर रहे हों। जी देखिए,
उन्होंने कहा मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। फिर वो कह रहे हैं कि सूबे के लिए बेहतरी के लिए मिलकर बैठकर काम करने के लिए। ये अच्छी बात है। देखें अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं ऐसी की तैसी मैं तो इनको बाहर निकलवा दूंगा। वो देखें गवर्नर हाउस से ऑब्वियसली वो इन्होंने गवर्नर साहब ने कहा कि 9 मई में ये है ये वो है, तो इनका प्रेसिडेंट है, इन्हीं का वजीर आज़म है, इन्हीं की वफाक में हुकूमत है, ये फैसला करें, कमीशन बनाएं, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बजाय कि पॉलिटिकल पार्टी, ये कौन है सारे लोग जो फैसला करें कि कौन गलत है और कौन ठीक है? इनकी हुकूमत है, मैं इनको चैलेंज करता हूं। अदालतों को करने देना, सारे मामला अदालतों पे क्यों नहीं छोड़ देते? देखिए गवर्नमेंट कमीशन आपको ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी कह रहे हैं कि जनाब पार्लियामेंट आपके पास इतना बेहतरीन फोरम है, आप वहां पे बात करें। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी ना उसके लिए, कमीशन बनाने के लिए। हम तो नहीं लेंगे, हम तो कब से कह रहे हैं। एक दूसरी बात यह कि केपी गवर्नमेंट के साथ जो सलूक हो रहा है, चीफ मिनिस्टर के साथ, उसकी हुकूमत के साथ, सिटिंग इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी है, 115 अरब रुपए अभी पंजाब ने वफाक ने हुकूमत ने तो कमेटी बनाई और उन्होंने कहा कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के जितने कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। हैदर साहब कमेटी एक्सचेंज हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ। स्वीट वर्ड्स है ना, वो कहते हैं यू हैव टू वॉक द टॉक ना। चलें, इफ यू डोंट वॉक द टॉक पे मैं जरा एक और क्विकली राना साहब से अब बात कर लें। देखें 71 स्कीमें PSDP से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने अभी ड्रॉप की, अभी पिछले चंद दिनों में। एक दूसरी बात ये कहते हैं कि जी UAE से 10 अरब डॉलर आ रहे हैं, CPEC के कहते थे कि 45 बिलियन रुपए या डॉलर इन्वेस्ट हुए। मैं इस हुकूमत से ये सवाल करता हूँ कि UAE के और सऊदी अरब के अरबों डॉलर किधर हैं? पिछले देखिए कमिट हो चुके हैं, अब एग्रीमेंट्स होने और उसमें MOUs नहीं होने। मैं इस पे जरा कमेंट ले लेते हैं। सवाल तो कर लूं, मैं सवाल ये कर रहा हूँ, 40 अरब डॉलर आपने खर्च किए CPEC पे, ये कहते हैं अरबों डॉलर आ रहे, दूध की नहरें बहेंगी। गरीब आदमी के लिए क्या है? ये कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं। उस पे बात करेंगे। गरीब आदमी के लिए आटा क्या है, बिजली किधर है, नौकरी किधर है? गरीब आदमी तो सिर्फ बच्चे पैदा कर रहे हैं जनाब। आपको सबसे बड़ा इशू जो है पॉपुलेशन का, उस तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। वो तो बाद में है ना, जो आप टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं ना। ऑपोजिशन कहती है जी टैक्सेस नहीं लगने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। आप लोग पॉपुलेशन पे बात नहीं कर रहे, उस पर भी बात करेंगे। ये कह रहे हैं गरीब बंदे के लिए, गरीब आदमी के लिए ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब चुराए हुए मैंडेट के साथ। राना एहसान अफजल साहब ईद के बाद कोई बड़ी तहरीक का सामना करने के लिए तैयार हैं? देखें बात यह है कि खान साहब हुक्म देंगे और हम सारे हुक्म की तामील करेंगे और बाहर आ जाएंगे। भाई खान साहब तो खुद बाहर आके उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, वो भी लोगों ने देखा कि तीसरी गली को नहीं पता होता था वहां लॉन्ग मार्च हो रहा है, कि नाफरमानी की मूवमेंट अवाम को जहन साजी कर रहे थे कि बिल फाड़ दो और हवाला हुंडी करो। और कौन सी वो असूलों की जंग थी जिसपे इन्होंने रेडियो पाकिस्तान पे हमलावर कर दिया? और वो कौन से असूल थे कि इस्लामाबाद के अंदर जब ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को रद्द करते हुए उन्होंने जलाओ घिराव किया और डी चौक की तरफ गए? तो नहीं देखें, बात करते हैं ना आगे की क्या तैयारी है? आम आदमी के लिए, आम आदमी की बात कर रहे हैं कि जी हम आम आदमी के लिए निकलना चाहते हैं, अपने लोगों कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती के लिए निकलना चाहते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि आइन की कौन सी इनकी तारीख है जो आइन की बालादस्ती कहती है? इनका तो एक ही देखें कानून है, मईशत मसला नहीं है, ऑपोजिशन का रगड़ा निकालना है। तो ये तो इनके जो है जमहूरी असूल हैं जिनके लिए अब ये बाहर निकलना चाहते, तो उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। ये इनके असूल हैं, इन असूलों के लिए, और ये बुलीज हैं। इनका काम जो ये अदारे के खिलाफ जो गंदा प्रोपोगेंडा करते हैं सोशल मीडिया पे और अदारे के सरबराह का, ये इनके असूल हैं। राना एहसान अफजल साहब ग्रैंड ऑपोजिशन बन रही है, महमूद खान अचकज़ई साहब लीड कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इनके साथ होंगे, और PTI मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर एक कंटेनर पे होते हैं और फिर उनके पास आपको मालूम है स्ट्रीट फोर्स भी है। उस वक्त पहले मौलाना वो क्या अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब भाई, ये अपना शॉट मैं आपको बता दूं अभी। तो नहीं ज़मीर साहब अब जरा परेशानी है कोई के नहीं है, बस मुझे इतना बता दें। देखें पहले तो मैं आपको बता देता हूं, अभी तो गर्मी के महीने चल रहे हैं, आप ये लिख लें कि कोई तहरीक नहीं निकलने वाली। अभी ये गर्मी के महीने 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इन्होंने अभी इनको रावत में इजाजत मिली थी ये जलसा कर लें, ये वहां से भाग गए। इन्होंने वहां जलसा नहीं किया, कहते हैं हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलती, हमने दी थी।
वहां से ये भाग गए। 6 में अब इन्होंने देखें, हमें इस आप गर्मी हमें में तो इस्लामाबाद कोई में, राना जलसा, साहब, मैं ये आपको अगर चैलेंज ये- करता हूँ, ये अभी movement- टीवी पे आप ये हमें movement- आज अब इजाजत सुन दें, लेना, 24 मेरी बात घंटे सुन के लेना जी। नोटिस पे अगर हमने इनको- इस्लामाबाद में आपके इन्होंने- जलसा ना अगर- करके अगर दिया कोई- तो या फिर आप सियासत छोड़े, हम वो छोड़े। आवाज क्रॉस टॉक में आवाज नहीं मैं आई। वैसे राना साहब को रिमाइंडर चले, राना साहब आपको रिमाइंडर मिल गया। मशीर है, अगर ये हाँ कर दे और कल इजाजत दे दे तो क्या मजा आ चले जाएगा। जमीर साहब बात सुने ना जी, देखें बात ये है कि इन्होंने बाहर निकला, अगर निकले भी है बाहर तो ये सितंबर अक्टूबर तक तो कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद कुछ अगर ये करेंगे मुल्क को पॉलिटिकली अनस्टेबल करने के लिए तो ये जरूर, यानी कि अभी कोशिश कर फिलहाल सकते कोई हैं। परेशानी नहीं है, चाहे जितना भी सख्त बजट आ जाए ये आवाम को नहीं निकाल सकेंगे। मेरी बात का बिल्कुल सही। जवाब नहीं दिया, जलसे की इजाजत नहीं, वो भी- गर्मी वो के भी मौसम में पंजाब कोई में दे, इनके वैसे भी- पंजाब में इजाजत सर्दी में दिलवा भी दें, लाहौर में निकाल दे सकेंगे। दें। लाहौर में इजाजत 24 दिलवा दें, घंटे के इस्लामाबाद नोटिस। में इजाजत दिलवा दें। 24 बोरा साहब घंटे के। एमक्यूएम की तरफ से आप पीपल्स पार्टी को भी सिफारिश करेंगे सिंध में दिलवा दें। वो अरशद बोरा साहब आप भी इस पर और कमेंट हम करना इनको चाहें तो KP में कर करें, देते लेकिन हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब की जो गुफ्तगू है कल की वो जरा सुन लें, उस पर भी कमेंट करिएगा। एमक्यूएम का मैंडेट भी सबके सामने है और एमक्यूएम की सियासत भी सबके सामने है, किसी से छुपी हुई नहीं है। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि आज ये सवाल उठा कौन रहा है। जो टारगेट किलिंग है वो कराची में कौन करता था, किसी से छुपी हुई नहीं है। भत्ता कराची में कौन लेता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बोरी बंद लाशें कराची को कौन देता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नो गो एरियाज पहले कराची में थे, अब कराची में कोई नो गो एरिया नहीं है। इनके एक लीडर साहब ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी फुर्तियों के साथ, बड़ी भड़कियों के साथ, फिर 2 दिन के बाद बोल के माफी मांग के जी मेरा मकसद ये नहीं था। ओ भाई, या तो इतनी करेज रखो, जो कहते हो उस पर अमल करो। अगर बाद में आपने माफिया ही मांगनी है तो फिर ऐसी बात करो ही नहीं। जी अरशद बोरा साहब, क्यों आप सूबाई हुकूमत के साथ, मतलब जो जहां पे आप उनकी सपोर्ट के साथ वफाक में भी काबीना में बैठे हुए हैं, तो क्या मसाइल क्या हैं? बातचीत के जरिए क्यों नहीं? मतलब वो कहते हैं कि जी जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं बाद में फिर माफी मांगते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा वफाक में एक वायदा है। वफाक में जाहिर सी बात है कि फिर वही बात आ जाती है, जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात आती है, फिर वहाँ पर एमक्यूएम जो है वो फैसला करती है जो मुल्क के लिए बेहतर हो। जहाँ ताल्लुक़ है प्रोविंस का, प्रोविंस में हमारे पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा से इख्तलाफात रहे हैं और ख़ास तौर पर ये अगर आप देखेंगे कि फ्रॉम जनवरी टू मई ये 71 जो है टारगेट किलिंग ये क्या है? ये टारगेट किलिंग वो टारगेट किलिंग है जिसमें कि मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, घर से औरतें जा रही हैं उनका पर्स छीनना, ये उस किस्म के लोगों को उनको इवन मोबाइल छीनने के बाद भी मार रहे हैं। अच्छा, फिर आप ये देखें जितने ये 71 लोगों को इन्होंने 5 महीने में मारा है, तकरीबन 150 दिनों में, मीन्स के एवरेज हर दूसरे दिन एक बच्चा मर रहा है। और इसमें 90% वो लोग हैं, कोई किसी लड़के ने PhD किया हुआ है, किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, किसी ने MBA किया हुआ है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। ये तो मतलब ये हुआ कि फिर इसका मतलब आप फ़ोन भी छीन कर लेके जा रहे हो, आप मोटरसाइकिल भी छीन कर लेके जा रहे हो, और आप यहाँ पर जो है जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनको कत्ल करने के लिए एक आपने नया फार्मूला ढूंढा हुआ है। तो ये तो डेफिनेटली इनसे, या तो फिर ये कहें ना कि हम फेल हैं, हम जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फिर रेंजर्स पहले भी यहाँ पे आइए, रेंजर्स को आना चाहिए ना, रेंजर्स को इस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना चाहिए। रेंजर्स के इख्तियारात तो रेंजर्स के पास हैं, तो रेंजर्स को उन इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहिए। क्या यहाँ पर हम शहर के लोगों को लावारिस छोड़ दें? आपके सामने देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ। इस वक्त कराची में जो इश्यूज चल रहे हैं, आप एक तरफ तो 750-800 अरब रुपए जो है वो आपको मिल गए, 1.5 बिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक ने दे दिए, 500 मिलियन डॉलर जो है वो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे दिए। आप सिंध में जो है वो 21 लाख घर बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, गरीब लोगों के लिए घर बनाएं। तो कराची की 3.5 करोड़ की आबादी में क्या यहाँ पे 1.25 करोड़ लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं, 550 रजिस्टर्ड कच्ची आबादियां हैं। आप मुझे बताइए ज़मीर साहब कि ये ख़ास तौर पर आज जब ये भी कराची जो है बिल्कुल जिसमें कि हीट वेव आई हुई थी, आप यकीन करें बखुदा इसके इलेक्ट्रिक ने, जिसको कि कातिल इलेक्ट्रिक कहना चाहिए अब तो, इसने जो है कराची में लोड शेडिंग तकरीबन 15 से लेकर 18 घंटे तक तमाम गरीब इलाकों में। अच्छा, इनका कहना यह है, एक तो जो इनके CEO साहब हैं वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में, क्योंकि वो अपनी जिस सीट पर वो बैठे हुए हैं CEO साहब, वो क्वालिफाई नहीं करते, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो है नहीं, वो तो CFO हैं, उनको एडॉक बेस पे 7 साल पहले बनाया था। बिल दिलवा दें, कोई 13 अरब रुपए के तो बिल ओवरड्यूज हैं, तो वो आप दिलवा दें तो बिजली भी मिल जाएगी। जमीर साहब कैन यू लेट
लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट इट। देखें, मैं भी ये कहता हूं जो बिल नहीं दे उसकी बिजली काटो, ये बंद करते हैं फीडर। एक फीडर पर अगर 100 घर हैं और उसमें से 10 की बिजली 10 ने पे नहीं किया, 90 ने पे किया, तो 90 सफर कर रहे हैं। तो उसमें पीपल्स पार्टी अच्छा, की हुकूमत का क्या पाकिस्तान का कानून, सर देखें, ये सबको पता है कि ये पहले जो है कि इलेक्ट्रिक खरीदी किसने दी, कि इलेक्ट्रिक मालिक कौन थे, ये किसके दोस्त हैं, कौन इनको लेकर आया, ये तमाम चीजें तो है ना। कि इलेक्ट्रिक ने डिलीवर जो करना था, कि इलेक्ट्रिक डिलीवर तो नहीं कर सकी ना, अरबों रुपए कमा के। अब आप मुझे बताएं कि जो शर्जील इनाम मेमन साहब ने बात की, आपने कहा कि जी ये मतलब जो है एक खास लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वो किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता कि वो कौन है, पंजाबी है, सिंधी है, पठान है, उर्दू स्पीकिंग है। सर जब टारगेट किलिंग की बात होती है ना, जब टारगेट किलिंग की बात होती है तो फिर ये तमाम जो है वो उसको स्टडी करके मोबाइल स्नैचिंग में और मोटर बाइक छीनने में अगर कोई किसी मुझे को आप मार ये बता दें कि ये 71 लोग पूरे पाकिस्तान में कहीं ये वाकया जमीर साहब हुआ हो तो बता दें। अब तो लोग इस्लामाबाद में भी खौफ से रहते हैं, डरते हैं, बहुत ज्यादा वारदातें हो रही हैं, और ये आपको मालूम है रीजन क्या है? कि गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है। यहाँ तो फोन, जमीर साहब, फोन छीनने के बाद मारना, ये कहाँ का इंसाफ है? आप फोन पहले तो छीनते थे ना, ये तो कहीं पे भी पूरे मुल्क में नहीं हो रहा कि आप जो है फोन भी छीन लें और उसके बाद वहाँ पे लाश भी गिरा दें। आप 71 की आप जो है हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन लोग थे, किस तरह के लोग थे। खैर अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको तो मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे ये बता रहा था कि इलेक्ट्रिक का इशू यहाँ अलग चल रहा है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इशू अलग चल रहा है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, आप इलाकों में जो है सीवरेज का पानी जो है घुटनों घुटनों तक खड़ा है, इनके पंपिंग स्टेशन फेल हो जाते हैं, कभी मोटर चेंज करने में इनको 10-10 दिन लगते हैं। लोगों ने रमजानों में खास तौर पर जो है घुटनों घुटनों गटर के पानी में, मस्जिदों तक लोग जा नहीं सके। आप कराची आकर कराची विजिट करें तो आपको कराची का पता चले। हाँ, हम यहाँ से जब जाते हैं, अब इस्लामाबाद जाते हैं, हम लाहौर जाते हैं, हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट्स हुई हैं यहाँ पर। पीपल्स पार्टी को अगर चंद 100 बसें आ गई हैं तो कराची की रिक्वायरमेंट चंद 100 बसें नहीं है। कराची की रिक्वायरमेंट मोनो रेल सिस्टम है, कराची की रिक्वायरमेंट जो है वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कराची में रिंग रोड भी कराची में भी होने चाहिए। रिंग रोड, ये तो मसाइल आपने बताए हैं ना, हल क्या है? बैठे ना, बैठे उनके साथ बात कर लें, बात कर लें। हुकूमत में है डॉक्टर, हुकूमत में है वो तो। अब ये देखिए ना, अब शहराम तरक़ई साहब भी हंस रहे, कह रहे हैं कि यार आप वफाक में हुकूमत में होते हुए इतने बेबसी का इजहार कर रहे हैं। नहीं तो सिंध में नहीं है ना, सिंध में दे हैव द मेजॉरिटी, सिंध में दे हैव द मेजॉरिटी। वफाक में आप प्राइम मिनिस्टर, आप उनकी वजह से हुकूमत खड़ी है। उसके बावजूद जमीर साहब, ब्रेक की तरफ जाना मुझे, उसके बावजूद ब्रेक की तरफ जाना, उसके बावजूद हमारा डेलीगेशन जरदारी साहब के पास गया। सही चले वो बिल्कुल। और जरदारी साहब तो मुफाहमत के बादशाह हैं, यकीनन आपके कंसर्न्स भी एड्रेस करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़रा थोड़ा सा बजट के हवाले से प्रोग्राम की तरफ प्रोग्राम में चलते हैं कि बजट में क्या होने जा रहा है। और मैं अक्सर बात करता होता हूं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला आबादी का है, और जिस शरह से आबादी बढ़ रही है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आपकी, वो जो उसका कंपैरिजन है, अगर वो सामने रखा जाए तो वो इंतहाई ख़तरनाक है। और कहने वाले तो ये कहते हैं कि बेसिकली जो आबादी है वो एक इस वक्त एक सिटिंग लाइव बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब है, और इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। 24 करोड़ से जायद की आबादी इस वक्त बताया जा रहा है, 26 मिलियन से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। और ये जो सारे आदाद शुमार हैं यकीनन सबके सामने से गुजरे होंगे। मैं ज़रा अगर थोड़ा सा डिफरेंट कर चलना चाह रहा हूँ, मैं राना एहसान अफजल साहब की तरफ चलूँगा। राना एहसान अफजल साहब, ये जो चैलेंज है इसको किस तरह एड्रेस कर रहे हैं? क्योंकि आपने हेल्थ के लिए भी बजट रखा, एजुकेशन के लिए, सीवरेज के लिए, पीने का साफ पानी, सब कुछ, लेकिन जो मदर ऑफ ऑल इवल्स है उस तरफ तवज्जो नहीं है। आपका पोलियो कंट्रोल नहीं हो रहा, अभी भी सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिसमें पोलियो मौजूद है। तो ये पॉपुलेशन की तरफ क्यों नहीं? एक टाइम था कि बाकायदा फोकस होता था पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ, उसकी तरफ मेजर्स अनाउंस किए जाते थे। अब क्या होता है?
देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा नहीं तो टॉप 5 अगर मसाइल में पॉपुलेशन बिल्कुल ज़रूर आता है। 18वीं तरमीम के बाद पॉपुलेशन का सब्जेक्ट जो है वो सूबों में डिवॉल्व हो गया है, तो उस तरीके से जो है वो वफाक के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं आती, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म ज़रूर मौजूद होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वफाक की, उसमें ये ज़रूर पॉपुलेशन का है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत है जो आपने पॉइंट किया कि चारों सूबे इस पर कोऑर्डिनेट करें। देखिए, जो सक्सेसफुल मॉडल रहे, अगर बांग्लादेश देखें तो वहाँ भी एक मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट था, लेकिन उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। जो मैं समझता हूँ जो रास्ता है वो यही है कि उन्होंने ख़वातीन को एम्पावर किया और लेबर के अंदर जहाँ सर्विसेज सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, वहाँ लेबर में उनकी पार्टिसिपेशन जो है उसको इन्हांस किया, बल्कि बराबरी की सतह पे वो लेके गए। और जब ख़वातीन फाइनेंशियली एम्पावर हो जाती हैं तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली फिर जो है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में आ जाती है, तो वो फिर पॉपुलेशन कंट्रोल भी एक तरीके से एस्टैब्लिश हो जाता है। और भी दीगर मामलात हैं इसके अंदर। देखें, हम बिल्कुल इस बजट तो में बजट में क्या प्रपोजल्स हैं? आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी मालूम है कि कितना हो चुका हुआ है, और मतलब मिलियंस में लेबर फोर्स जो है वो आपकी रोजाना की मतलब सालाना की बुनियाद पर बढ़ रही है, उतनी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, आपके पास उतनी एजुकेशन फैसिलिटीज देने के लिए नहीं है, हेल्थ देने के लिए नहीं है। तो क्या इस दफा कोई बजट में आपने कुछ देखा, कुछ डिस्कस हुआ, कुछ जो आप बहुत सारी मीटिंग्स में भी बैठते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है, इसकी तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है? बिल्कुल, देखें, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के ऊपर मुकम्मल एक पैकेज अनाउंस होगा बजट के अंदर। एजुकेशनल इमरजेंसी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर चुके हैं और उनका टारगेट यही है कि ये अगर 5 साल के टेन्योर के अंदर सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एजुकेशन भी सूबाई सब्जेक्ट है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके ये जो 25 मिलियन का नंबर है इसको हम अगर सफ़र ना कर सकें तो काफ़ी इसको कम करें इस 5 साल के टेन्योर में। और बजट एलोकेशन भी आपको नज़र आएगी कि एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा और हेल्थ के ऊपर भी खसूसी फोकस किया जाएगा। इवन दो ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, लेकिन वफाक इसके अंदर जो प्रायोरिटी एरियाज प्राइम मिनिस्टर ने लिखवाए हैं उसमें हेल्थ और एजुकेशन डिवॉल्व होने के बावजूद वफाक का भी एक महवर रहेगा या फोकस एरिया रहेगा। तो इसके अंदर आप इसके अंदर जब बजट आएगा तो आप देखेंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी फोकस रहेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि इट्स अ डिवॉल्व सब्जेक्ट नाउ। देखें, वफाकी लेवल पे कोई मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन का रोल बनता है कि एक सूबों के साथ कोऑर्डिनेट करके सही चलें, बिल्कुल सही। मैं आगे चलता हूं। अर्शद वोरा साहब, कराची आपने बताया मतलब एक उसकी इम्प्लीमेंटेशन और कराची के मुतालिक हमेशा हम ये सुनते आए हैं कि वो हाथ खोलकर वेलकम करता है, चाहे पाकिस्तान के रिमोट से रिमोट एरिया, नॉर्दर्न हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, कहीं से भी कोई आ रहा है और वो वहां पे काम करना चाहता है तो हाथ खोलकर वेलकम करता है। और कराची की पॉपुलेशन उसी तरह बढ़ रही है। ये रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ये भी एक बड़ा इशू है, और सिर्फ मेजर वजह जो है वो यही है कि आप आबादी की जो ग्रोथ है उसको आप चेक नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे, और उसी वजह से अर्बन सिटीज पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यकीनन क्योंकि वहां पे आपने तालीम कम रखी हुई है, रूरल एरियाज में बताया नहीं है कि भाई बच्चे दो ही अच्छे। देखें चाइना ने कहां से कहां तरक्की कर ली सिर्फ इस चीज को सबसे पहले एड्रेस करके। देखिए, आप तो खुद अपने सवाल में ही आपका जवाब भी है कि जब 26 मिलियन बच्चा जो है इस पॉपुलेशन का वो स्कूल से बाहर होगा, जब वो तालीम हासिल नहीं करेगा तो फिर जो आपका पॉपुलेशन कंट्रोल है, देखें ये डायरेक्टली रिलेट करता है एजुकेशन के साथ। और फिर जहाँ अभी बात हो रही थी कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट की, तो ख़वातीन भी एम्पावरमेंट उसी वक्त होती है जब उनकी एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, उनकी परसेंटेज ऑफ वुमेन एजुकेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो वो फिर प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होती हैं।
तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं इस और रिलेट होती हैं। इसके लिए बिल्कुल सही कहा, जो एजुकेशन पे इमरजेंसी लगाई है ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ही डिमांड थी, क्योंकि MQM के पास फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री है, MQM ने असेंबली में भी डिमांड की और प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बात को मानते हुए इमरजेंसी डिक्लेयर की एजुकेशन की, जिसमें कि अब पहला फोकस ही ये होगा कि किसी तरीके से ये जो इतना बड़ा फिगर है इसको किसी तरीके से कम किया जाए। ऑन दी अदर हैंड आपने कराची की पॉपुलेशन की बात की, तो देखें कराची में मैं बता रहा हूँ कि अनप्लैंड पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, अनप्लैंड कच्ची आबादियां बढ़ती जा रही हैं। जिस शहर में वो आप बता चुके हैं, मैं बिल्कुल कच्ची आबादियों में अरशद वोरा साहब बिल्कुल आपने बताया, लेकिन क्विकली लास्ट 1 मिनट मुझे बताएं कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बजट के दौरान इस इशू के ऊपर बात करेगी, मदर ऑफ ऑल इविल्स अगर डिक्लेयर देखिए हम बजट के हर एंगल पे बात करेंगे, इसमें अगर पॉपुलेशन हो उस पर भी बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये हुकूमत एक तो है जाली हुकूमत है, मैंडेट इनके पास नहीं है, वो तो फैक्चुअल है 47 वाली है, लेकिन इनसे पहले भी इन्होंने लोगों को रिलीफ नहीं दिया, ये अब भी नहीं दे सकते। हमें पता है कि ये वैसे ही वो नंबर गेम्स में पड़े रहते हैं। तो इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद पॉलिसी हम इनकी हम सजेशंस भी देंगे, हम इनकी कमज़ोरियां जो हैं या इनके जो बजट में इनका प्लान है जो भी ये प्रेजेंट करते हैं। केपी में कोई है तवज्जो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर? जी ओवरऑल तो केपी में डिपार्टमेंट है उसको कंट्रोल करता है, लेकिन पूरे मुल्क का एक मसला है, सिर्फ केपी का नहीं है। तो पूरे के मुल्क अगर कलेक्टिवली देखें, कलेक्टिवली अगर सारे पूरा मुल्क एक तरफ जाएगा इस इशू पे, तो मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट आएगा। अकेले केपी अगर कंट्रोल करेगा भी कर सकता है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छे काम में तो आई मीन देयर इज नो हार्म, बिल्कुल हो सकता है और करना भी चाहिए। जयराम तरकई वुड सजेस्ट दिस टू द चीफ मिनिस्टर। मैं बिल्कुल सजेस्ट कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। नाज़रीन, वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।